हेलो फ्रेंड्स, 2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस से जुड़े कॉन्सेप्ट जैसे वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स इत्यादि को बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयानक सीन इस फिल्म के क्लाइमैक्स में था, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गरगंटुआ। कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में उनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, पूरी तरह से अंधकार। लेकिन जैसे ही वो और अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन जैसे पार्टिकल्स उन्हें सामने दिखाई पड़ते हैं। ये पार्टिकल्स उनके स्पेसक्राफ्ट पर आकर लगते हैं, खुरचने लगते हैं, कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, चिंगारियां उठती हैं और आग लग जाती है। इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से और वे ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से वे अपने आप को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं, जिसे टेसरैक्ट कहा जाता है। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है, एक ऐसी जगह जहां वे अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। यह सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या यह सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई। इस थ्योरी के 2 हिस्से हैं, स्पेशल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ रही है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वे लोग जो उस स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चल रहा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पर नॉर्मली चलता है। बस अगर आप वापस धरती पर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब स्पीड से ही नहीं, बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी में बताया था। यह थ्योरी उन्होंने साल 1915 में डेवलप की थी। इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फाइनर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लेनेट पर लैंड करते हैं। उस प्लेनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लेनेट पर इसलिए होता है क्योंकि यह प्लेनेट गरगंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा ग्रेविटेशनल फेनर्स इस पर इंपैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मेश इमेजिन करो, जिस पर सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है, उतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मेश को बेंड कर रहे हैं नीचे। और जब ये मेश बेंड होने लगता है, तो न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम भी इससे प्रभावित होने लगता है। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने दोस्तों, यह एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से लगभग हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फेनर्स से न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फेनर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लें। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीट ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑन जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब कर सके।
लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे उन्हें ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थियोरेटिकली ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असली में एग्जिस्ट करती हैं। आइंस्टाइन के देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ था। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट यह है कि आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट यह भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फाइनर्स इंस्टेंट हमें हर जगह फील होता है। इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा धरती पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार सूरज गायब होने का जो धरती पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज। आइंस्टाइन के बाद जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, योहानेस ड्रॉस और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई इक्वेशंस थी। इन लोगों ने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, और इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली ये हो सकता है कि ब्लैक होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। 1960 तक आते आते फाइनली रिसर्चर और साइंटिस्ट ने माना कि थ्योरेटिकली ही नहीं, शायद एक दिन रियलिस्टिकली भी हम ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक होल शब्द को पहली बार एक मैगजीन ने इस्तेमाल किया था साल 1964 में, लेकिन यह साल 1967 के बाद ही पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन यह थोड़ा सा मिसलीडिंग शब्द है। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां कोई होल नहीं होता है, सिर्फ एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बाउंड्री के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन सबको ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है। इवेंट होराइजन के अंदर का कुछ भी हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां से लाइट बाहर निकल ही नहीं पाती है। ब्लैक होल्स का नामकरण इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह उतना ही इंटरेस्टिंग है कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हर किसी चीज से नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत भारी मास की जरूरत होती है। हमारे सूरज का मास बहुत भारी है, लेकिन यह ब्लैक होल नहीं बन सकता। जब इसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब यह एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ब्लैक होल्स के बनने के लिए जरूरी है कि एक तारा अपने अंत में अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाए, और इस कोलैप्स के बाद जो बचता है वह एक ब्लैक होल होता है। इसके लिए जरूरी है कि तारे का मास सूरज के मास से कम 20 गुना ज्यादा हो। ब्लैक होल्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टेलर ब्लैक होल्स, प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और संभवतः इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने अंत में कोलैप्स कर जाते हैं। ये ब्लैक होल्स का सबसे सामान्य प्रकार होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो कि लाखों और करोड़ों सूरजों के बराबर मास रखते हैं, गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है। इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाए गए गरगंटुआ ब्लैक होल को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें एक एक्रेशन डिस्क भी शामिल है। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है और ग्रेविटी की वजह से लाइट को बेंड करती है, जिससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है। यह ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर से मेल खाता है, जिसे साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां ग्रेविटी और समय अनंत होते हैं। लेकिन फिल्म इंटरस्टेलर ने हमारे इमेजिनेशन को एक नई दिशा दी है, जिससे हम सोच सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर का अनुभव कैसा हो सकता है। यह विज्ञान और कल्पना का एक अद्भुत मेल है। Make the background music none.